नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी समाधि सदैव अटल पहुंचे। नीतीश कुमार कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी लोगों में से एक रहे हैं। वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पूर्व पीएम की प्रशंसा करके भाजपा को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमार अभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वहीं पटना साहिब से पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ऐसी यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पीएम मोदी 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। बता दें, दिल्ली की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से मुलाकात कर सकते हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कानूनों को लाने के लिए एक बीजेपी समर्थक एनआरआईए के प्रपोजल ने एक टास्क फोर्स बनाने का रास्ता साफ किया था, जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके के रूप में कृषि के निगमीकरण पर जोर देते हुए एक रिपोर्ट लिखी थी। बता दें, अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे कृषि किसानी के विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले व्यवसायी हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि नीति आयोग ने इस व्यवसाय की संदिग्ध दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से और उत्सुकता से कदम उठाए। उसमें कहा गया था कि ऐसा भविष्य हो जहां किसान कॉरपोरेट शैली की कृषि व्यवसाय कंपनियों को कृषि जमीन पट्टे पर देते हों और उनके सहयोगी के रूप में काम करते हों। आयोग ने बाद में व्यवसायी को टास्क फोर्स में नियुक्त कर दिया। फिर व्यवसायी ने कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट जैसे अडानी समूह, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा समूह और आईटीसी से परामर्श किया। लेकिन 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। हालांकि ये खबर आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने कहा है कि ये पढ़कर पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। जिन 3 काले किसान विरोधी कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने 750 किसानों को मार डाला और अंतोत्तगत्वा वापस लेने पड़े, उसका आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एनआरआई मालिक से लाया था, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। उस एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया और इन कानूनों की चर्चा किसानों से नहीं बल्कि अडानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा समूह और पतंजलि जैसे कारोबारियों से हुई। सुप्रिया शिनेत ने कहा, ऐसे बनाते हैं नीतियां मोदी जी। अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सब्यसाची दास के एक रिसर्च पेपर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दास के इस्तीफे के बाद अब यूनिवर्सिटी का राजनीतिक विज्ञान विभाग उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है। इससे पहले एक अन्य प्रोफेसर ने भी सब्यसाची दास के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इलियान ए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इंटरनल मेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग का अशोका यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक आज़ादी को लेकर बयान। इस ईमेल में लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग एकजुटता के साथ प्रोफेसर सब्यसाची दास के साथ खड़ा है। प्रोफेसर दास ने अर्थशास्त्र विभाग से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद को उनके काम से अलग कर लिया। साथ ही उनके रिसर्च पेपर पर जांच कराने का फैसला लिया गया। हम चाहते हैं कि दास के इस्तीफे और यूनिवर्सिटी की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर करने पर दिखाई गई जल्दबाजी के पीछे की वजहों को सामने लाया जाए। बता दें, हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक पेपर लिखा जिसका शीर्षक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये पेपर अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस शोध पत्र में साल 2019 के आम चुनावों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में 2019 के आम चुनाव में भाजपा द्वारा वोट में संभावित हेरफेर का संकेत दिया गया है। पेपर मुख्य रूप से चुनाव में हेरफेर की परिकल्पना के पक्ष में सबूतों की खोज करता है। यह भी तर्क देता है कि हेरफेर बूथ स्तर पर स्थानीय है। इसने कहा है कि इसका अर्थ यह है कि हेरफेर उन निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है जहां बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक हैं जो बीजेपी शासित राज्य के राज्य सिविल सेवा अधिकारी हैं।
कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि भारत में सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर में रहने वाले मुसलमान समुदाय को लोगों पर ही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी मुसलमान रहते हैं वो हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं, सभी का जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का बताया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगे, अन्यथा पूरा भारत हिंदू है और उसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था और वहाँ सभी कश्मीरी पंडित थे। आज़ाद ने कहा कि भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। आज़ाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी के पैदावार हैं, इसी मिट्टी में खत्म होना है। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक वरिष्ठ सहकर्मी और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश 14 अगस्त को आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुंबई सेंट्रल द्वारा जारी किया गया था। ये फैसला अदालत की उस टिप्पणी के बाद आया है कि कैसे आरोपी ने चेतन सिंह ने एक टारगेट किलिंग में अपने वरिष्ठ एएसआई टीकाराम मीना और 3 अन्य यात्रियों की हत्या कर दी। फिलहाल चेतन सिंह जेल में बंद है और न्यायिक हिरासत में है, हालांकि उसे बचाने की भी कोशिश की गई है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजेश पायलट को लेकर जो विवादित बात कही, उसने राजस्थान कांग्रेस को जोड़ने का काम किया है। अब इस मामले में सचिन पायलट का साथ अशोक गहलोत ने दिया है। अमित मालवीय के ट्वीट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। बता दें, अमित मालवीय ने कहा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमानी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। इस पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा था कि राजेश पायलट दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। सचिन ने यह भी कहा है कि भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर था, न कि जैसा कि आप दावा करते हैं 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सचिन पायलट के समर्थन में उतरे तो अमित मालवीय ने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा कि चलिए, आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता तो हुई, लेकिन अगर आप सच में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो उनके बेटे सचिन पायलट को अपने मंत्रिमंडल से बेइज्जत करके बर्खास्त नहीं करते और सार्वजनिक रूप से उनके लिए अमर्यादित, निकम्मा, नकारा, कोरोना गद्दा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हर बार जब आपने सचिन पायलट का अपमान किया तब क्या आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता नहीं हुई? अमित मालवीय ने कहा कि 1966 में मिजोरम में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले में राजेश पायलट और सुरेश कलमानी के नाम 2011 में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में तत्कालीन असम विधानसभा की कार्यवाही में सांसद जीजी स्वेल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डेंग हुआना का हवाला देते हुए प्रकाशित हुए थे। उसके बाद लगातार मीडिया में खबर आती रही। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सचिन पायलट मंत्री थे, लेकिन इस खबर का कभी खंडन नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश जैसे बाकी नेता भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि अब एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भय, हीन भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को देश की मौजूदा स्थिति की तुलना पाकिस्तान और सीरिया से की और हिंसा की घटनाओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, लोग बंदूकें उठा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, जो भारत ने अब तक नहीं देखा था।
इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू में महबूबा ने कहा, आप देख सकते हैं कि वो हर जगह कितनी नफरत फैला रहे हैं। आम लोग एक दूसरे को मारने के लिए बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमने पाकिस्तान में देखा है, ये कुछ ऐसा है जो सीरिया में हो रहा है। वहाँ वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए लोगों को मार देते हैं, यहाँ हम जय श्री राम कहकर हत्या कर रहे हैं। अब क्या अंतर रह गया है? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।